हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा सा चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 2026 को टारगेट करके बनाया गया है। पूरी संभावना है कि 2026 में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपना विश्वास अपने आप पर बनाए रखिएगा, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके दिल से हुनर नहीं निकलेगा कि हाँ मैं यह प्रश्न कर सकता हूँ, अगर प्रश्न आ जाए तो सोच बूझ कर मैं लिख सकता हूँ। अंतिम टाइम है, ऐसा कोई भी दवा नहीं है जिसका मतलब ऐसा कोई दवा नहीं है कि आपको डायरेक्ट खिला दे, डायरेक्ट आपको पिला दे तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसी कोई दवा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आज से ही पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, बिना पढ़े हुए नहीं हो सकता। यह 2026 को टारगेट करके हमने इस प्रश्न को बनाया है और हमारा मानना है कि अगर आप हमारे क्लास से जुड़ते हैं तो पूरी संभावना है कि यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 400 से प्लस रिजल्ट आएगा, हमारी यह उम्मीद है। और अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, आज से यह प्रण ले लीजिए कि अगर हम इस क्लास में आ गए हैं तो यह हमारा प्रण होना चाहिए कि हम आज से ही जो भी टाइम बच गया है पूरे शिद्दत और दिल से करेंगे, क्योंकि कोई भी काम दिल से अगर पूर्णतः अगर निकल जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, वह काम ज़रूर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जो दिख गया होगा, इस प्रश्न को आप लिखेंगे ज़रूर। हमारा जहाँ तक मानना है कि व्यक्ति को कुछ चीज़ देखकर और लिखकर, सोचकर, समझकर अगर इतना व्यक्ति करता है तो मेरा मानना है जहाँ तक उसका जो कला होगा, राइटिंग का कला भी अच्छा हो जाएगा और सोचने की जो क्षमता है वह लिखते समय उसकी सोच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है और हम ऐसे विज्ञान के 5 सेट लाएंगे। पांचों सेट अगर आप कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर यह प्रश्न रहेगा। जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे 2 नंबर वाले, सब इससे टैली लगभग कर जाएगा, हमारा विश्वास करिएगा बस। और आप हल्का क्वेश्चन लिखिएगा, हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, प्रश्न को लिखिएगा जरूर, बात मानिएगा, लिखना अनिवार्य है। थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, कलर फिलहाल ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर करके देखते हैं, ब्लैक कैसा आ रहा है। लिखिएगा आंसर में, वे जटिल, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वे जटिल, सॉरी, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ जो, कलर में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। सजीवों के शरीर, सजीवों के शरीर, सजीवों के शरीर में नलिका विहीन, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों, अंतःस्रावी, रुक जाइए 1 मिनट, वेट, यहाँ लिख देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, द्वारा स्रावित किए
जाते हैं। पढ़ने में कोई दिक्कत आएगा तो ज़रूर बताइएगा। किए जाते हैं हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं। इतना ही लिखना है। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नलिका से विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। आप लोग लिखिएगा जरूर। थोड़ा सा हम कलर देख लेते हैं, कैसा कलर आ रहा है। ठीक ही है, ब्लैक कलर ठीक है। थोड़ा सा पतला करना होगा, थोड़ा सा कलर को पतला कर लेते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने यह प्रश्न लिख लिया होगा। कभी भी प्रश्न को लिखते समय थोड़ा थोड़ा बोलना जरूरी होता है। ऐसा मेरा मानना है कि जब भी लिखिए थोड़ा थोड़ा बोल के लिखिए, क्योंकि आपका दिमाग समय अच्छा से काम करेगा। और शांत जगह बैठ कर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, पुष्पों के दल पत्रों का क्या कार्य है? आपको यह प्रश्न लिखना होगा। प्रश्न लिखिए। पुष्पों के दल पत्रों का क्या कार्य है? पुष्पों के दल पत्रों का कार्य क्या है? लिखिएगा, पुष्पों के दल पत्रों का क्या कार्य है? लिखिएगा, पुष्प के दल पत्रों का निम्नलिखित कार्य हैं। कॉमे, पुष्प के दल पत्रों का निम्नलिखित कार्य हैं, कॉमे, प्रजनन अंगों की सुरक्षा देना। अंगों की सुरक्षा देना। दूसरा है, परागकोश को सहारा देना। तीसरा है हमारा, परागण कर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। पुष्प के दल पत्रों का निम्नलिखित कार्य हैं। लिखिएगा, क में प्रजनन अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। प्रजनन अंगों की सुरक्षा प्रदान करना या देना। दूसरा लिखिएगा, परागकोश को सहारा देना। और तीसरा लिखिएगा, परागणकर्ताओं को आकर्षित करना। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपने लिख लिया होगा। और हमारा तीसरा प्रश्न है, लिखिएगा, पर्यावरण क्या है? इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? हमने पहले ही बता दिया है
कि विज्ञान का हमारा 5 सेट आएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर होगा। और 2026 में जो भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं आपको सीधे सीधे इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, विश्वास बनाए रखिएगा। और प्रश्न को बिना लिखे, ऐसे नहीं है कोई सीरियल, ऐसे कोई फिल्म नहीं है कि आप लोग आइएगा और क्लास को केवल देख लीजिएगा, मनोरंजन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग अगर इस क्लास में आए हैं, तो बाकी का हम नहीं जानते हैं, अगर इस क्लास में आए हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और क्लास को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। पर्यावरण क्या है? तीसरा प्रश्न है, लिखिएगा, आंसर लिखिए। हमारे चारों ओर का, हमारे चारों ओर का वह आवरण, वह आवरण जिसमें जीव जंतु, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पानी, भूमि, पानी, भूमि, अन्य सभी जीव, अन्य सभी जीव और निर्जीव वस्तुएं, और निर्जीव वस्तुएं, अन्य सभी जीव व निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर का वह आवरण जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पानी, भूमि और अन्य सभी जीव मतलब जो सजीव हैं और निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, उनका सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? वो पर्यावरण कहलाता है। चलिए लिखिए, लिखिए। हमारे चारों ओर का वह आवरण जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों, पानी, भूमि, अन्य सभी सजीव व निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिखते ज़रूर होइएगा। कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंतिम टाइम में कभी भी विश्वास रखिएगा अपने पे, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। विश्वास कीजिए, मिलेगा, लेकिन आप लोग को यह देखना होगा कि क्वेश्चन बैंक जो है क्या उस पर आपकी पकड़ है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर नहीं याद रखे हैं, क्वेश्चन बैंक पर कमांड आपका नहीं है, तो फिर दिक्कत आएंगे, दिक्कत बिल्कुल आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक अब नहीं कीजिएगा तो बस 15-20 दिन का और बात बचा है। इसके अलावा हाँ, हम थे कि क्वेश्चन बैंक पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिन है, बहुत कम दिन बचा है, 15-16 दिन और है, मेरा जहाँ तक विचार है। आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न को देखिए, बार बार लिखिएगा। आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं आप? कोई भी बच्चा होगा आंसर राइटिंग कैसे लिखता होगा? एक दिन में विकसित हो गया होगा इसका आंसर राइटिंग? नहीं, आपका भी आंसर बने,
एक दिन में कोई भी इंसान अगर चाहे कि हमारा आंसर राइटिंग अपने आप में काफ़ी बेटर हो जाए, आंसर राइटिंग में होता है अपने दिलों की बात को प्रकट करना, तो कब एक दिन में ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप इसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो कभी भी प्रश्न को ऐसे आंसर राइटिंग लिखने वाले प्रश्न को क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लिए, फिर कॉपी में लिख लिए, ऐसे होना चाहिए। याद है क्वेश्चन को लिख रहे हैं 2 बार 6 बार 8 बार 10 बार लिखेंगे तो उम्मीद है कि यह प्रश्न हमको याद हो जाएगा। याद होने के साथ साथ आपका राइटिंग में भी सुधार होगा और आपका सोच भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आंसर राइटिंग एक दिन में अगर कोई इंसान सोचता है कि हम एक दिन में कर लेंगे तो ऐसा नहीं। हमने ऐसे ऐसे बच्चों से मिला है जो हमें बता रहे हैं कि हमको बिल्कुल वह प्रश्न आता है, हमको याद भी है वो प्रश्न, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो कुछ शब्दों का उसमें उलझन आ जाती है, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो परीक्षा के टाइम में हम लोग मिस कर जाते हैं। तो ऐसे गलती होता रहेगा, आपसे भी हो सकता है। तो आपको इनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जब भी हम लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आंसर राइटिंग में ध्यान होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए और दिमाग एकाग्र होना चाहिए और आराम से लिखिए, हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, आप लोग जब तक नहीं इसका प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हम अपने चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले ही बताया है कि जो सेट 1 है, हम ऐसे करके 5 सेट लाएंगे जिसमें एक सेट में मात्र 10 प्रश्न ही रखा जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट आएगा इसका यही प्रश्न का मैराथन, वह एक बार कर लीजिएगा, आपका परीक्षा जाकर दे दीजिएगा। साइंस से अगर सवाल आता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, अगला प्रश्न है हमारा, पोषण क्या है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिख रहे होंगे, लड़का है या लड़की है जो भी है, उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे हैं। पोषण क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पोषण किसे कहेंगे हम। मेरा चौथा प्रश्न है, पोषण किसे कहेंगे। हम इसको लिखेंगे कि प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है, भोजन से होती है। भोजन से होती हैं। अतः सजीवों में भोजन ग्रहण करने अतः सजीवों में लिखिएगा, अतः सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। देखिएगा, प्रत्येक सजीवों को, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिख रहे होंगे, प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इस ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन से होता है, अतः भोजन ग्रहण करने एवं ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। ठीक है, चलिए लिखिए। पढ़ने में दिक्कत होगा तो समझिएगा बात को, क्योंकि हमारा जो राइटिंग है बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लेते होइएगा, और नहीं पढ़ने में दिक्कत अगर आ रहा है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मेरी आवाज़ को आप लोग सुन के लिख सकते हैं। इतना तेज़ हम नहीं लिखवा रहे हैं जिससे दिक्कतें आएंगी। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रह गए हैं, आप 10वीं के छात्र एवं छात्राएँ हैं। उम्मीद है आपका 4 नंबर प्रश्न लिखा गया होगा। आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न देखते हैं। पाँच नंबर मेरा प्रश्न है कि सजीवों में जनन के महत्व को लिखें। आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग क्लास में और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश हों। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सजीवों में जनन के महत्व को लिखें। 5 नंबर प्रश्न है कि सजीवों में जनन आवश्यक क्यों है? अगर क्या जनन नहीं हो तो क्या हो सकता है? तो यही चीज़ लिखना है, महत्व लिखना है। क्वेश्चन कभी भी लिखिएगा, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता है। जैसे इसका प्रश्न है सजीवों में जनन के महत्व को लिखिए, तो निम्नलिखित महत्व है, लिखिएगा कि सजीवों में जनन की निम्न महत्व हैं, निम्न महत्व हैं। इसका आंसर हो गया। क में लिखेंगे हम कि प्रजाति का संरक्षण होता है, प्रजाति संरक्षण, प्रजाति का क्या संरक्षण, प्रजाति संरक्षण, जीवन की निरंतरता, जीवन की निरंतरता, एक मिनट, निरंतरता, ग में लिखिएगा संख्या में, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, और घ में लिखिएगा प्राकृतिक संतुलन, बस इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। सजीवों में जनन का जो महत्व है, क्या महत्व है, इसको लिखना है। तो लिखिएगा कि सजीवों में जनन के निम्न महत्व है। जरूरी नहीं है कि हम जो लिखा रहे हैं रट लेना है, बात को समझिएगा और अपना से, जरूरी थोड़ी है आप अगर 2 ही लिखिएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 गो लिखिए, 3 गो लिखिए, आप 4 लिखिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। और क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ लिख सकते हैं। तो सजीवों में जनन के जो निम्नलिखित महत्व हैं उसमें है प्रजाति का क्या, प्रजाति संरक्षण, प्रजाति का संरक्षण करना, जीवन की निरंतरता, मतलब जीवन में क्या हो, निरंतरता हो, और जनसंख्या में क्या हो, वृद्धि हो। क्योंकि जनसंख्या केवल ऐसे थोड़ी है कि अगर जनसंख्या अगर बिल्कुल गिर ही जाए तो
संतुलन में दिक्कत आएंगी। जैसे यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, तो यही महत्व है जनन का। चलिए लिखिए 5 नंबर लिखिए। लिखिए 5 नंबर लिखिए। उम्मीद है कि आपका 5 नंबर भी कॉपी में लिखा गया होगा। छठा प्रश्न है कि कोशिका के 4 कोशिका अंगों के नाम लिखें। कोशिका के अंग के नाम लिखें। अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार 400 बार। तो 400 बार केवल कहने से नहीं होगा, कठिन परिश्रम कीजिएगा। 400 लाना इतना आसान नहीं है। 400 लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर बोलिएगा अब की बार, तो यह गलत हो जाएगा। तो अब की बार 400 लाना है तो अब की बार 12 घंटा पढ़ना है। काहे कि अंतिम टाइम आ गया है, अब 15 दिन ही बचा है। अब नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत आएंगे। चलिए इसका आंसर लिखेंगे कि कोशिका के 4 अंग निम्नलिखित है। लिखिए आप, कोशिका के 4 अंग निम्न है। क में लिखिएगा केंद्रक, ख में लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया। ग में लिखिएगा राइबोसोम, और घ में लिखिएगा गोल्जिकाय, यह क है, ध्यान दीजिएगा, गोल्जिकाय। कोशिका के 4 अंग निम्न है। आपको लिखना होगा कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम निम्नलिखित हैं। आपको जैसी इच्छा वैसे लिखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे हम कह रहे हैं बस यह सेम होगा। यहाँ तो आप लिखिएगा ना अपने से जोड़ के। अब ये चीज़ थोड़ी है कि रट लीजिए, अब थोड़ी बताएंगे कि रट लीजिए, नहीं, कभी भी रटने पर नहीं ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट को समझिए और अपना से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना से लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, थोड़ी कोई काटने वाला है। अब हमारा मानचित्र है, चाहे हमारा कोई चित्र है, हम बना लिए फिर मिटका लिए फिर बना लिए, तो कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो केंद्रक है हमारा कोशिका के अंग है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा राइबोसोम और चौथा गोल्जिका है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न आप देखिए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा जो 7वां प्रश्न है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि श्वसन क्या है? सब कोई तो सांस लेता है, सब कोई जानता है कि श्वसन क्या है। कोई कहता है कि सांस ले लिए श्वसन है, तो ये उसका भूल है। ऐसे आप लिखिएगा तो आंसर आपका उतना सूटेबल नहीं होगा। कभी भी प्रश्न लिखते समय बात को ध्यान रखा जाता है कि एग्जाम के टाइम में आप क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कि मतलब हम जो बता रहे हैं बात को समझिएगा। टाइम पर ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना देर में लिखिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम तो यहाँ सोचने में लिखने में तो लगा दीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखना है तो 7 लिख दीजिएगा और यहाँ इसका उत्तर लिख के फिर लिखना शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिएगा कि सभी
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो भोजन के अणुओं को तोड़ता है, जो भोजन के अणुओं को तोड़ता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो भोजन के अणुओं को तोड़ता है। वह ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से जाता है और जाने के बाद वह भोजन के अणुओं को क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे हमें एनर्जी या शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलती है या मुक्त होती हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ मिलती है या मुक्त होती है लिख सकते हैं, यहाँ मुक्त। आप लोग ज़्यादा बेटर दिख रहा है, मुक्त बेटर यहाँ शब्द वहीं यूज हो रहा है, तो मुक्त होती हैं, हमें ऊर्जा, जिससे हमें देखिएगा सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो भोजन के अणुओं को तोड़ता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ भी थोड़ा सा सूटेबल लाइन नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, जिससे ऊर्जा मुक्त, एक मिनट मुक्त, अरे इतना दिक्कत, मुक्त होती हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। लिखिएगा श्वसन क्या है, लिखिएगा सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन हमें भोजन के अणुओं को तोड़ता है, तोड़ने के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मुक्त होती है या मिलती है, जिससे ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग लिख जरूर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो क्लास 10th में 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सहपाठी के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, हो गया। 7 नंबर में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, कॉपी में लिखिएगा कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या है। आप एक साइड लिखिएगा इसका आंसर, जाइलम, एक साइड लिखिएगा फ्लोएम, और दोनों के बीच ऐसे खींच दीजिएगा और इधर 1 नंबर लिखिएगा। जाइलम फ्लोएम, ज से याद रखिएगा, ज से जल, अब फ से फूड, फूड मतलब भोजन, याद रखिएगा, इतना चीज़ याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जाइलम का क्या कार्य है तो बताइएगा, जल वहन करता है, परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है या भोजन को वहन करता है। ठीक है, तो लिखिएगा जाइलम यह जल का वहन करता है, जल का वहन या परिवहन करता है। ठीक है, यह जल का वहन करता है। दूसरा इसका लिखिएगा, यह
मृत ऊतक होता है, मृत ऊतक होता है, यह मृत ऊतक होता है। फुल में लिखिएगा, 2 नंबर का ही सवाल है, इसका लिखिएगा 1 नंबर में। यह भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, परिवहन करता है। खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ का वहन करता है। अभी आपको बताए हैं F4 याद रखिएगा, फूड, फूड मतलब भोजन होता है। और यहाँ जल का वहन जाइलम, जस से जाइलम, फ से फूड, एफ से फूड, ये इतना ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका दूसरा रखिएगा, यह मृत होता है तो यह जीवित होता है, यह जीवित ऊतक होता है, यह जीवित ऊतक होता है। बस इतना ही लिख लीजिए, 2 नंबर का प्रश्न है, बस 2 अंतर लिखिए, काम करता हूँ। लिखिए जाइलम और फ्लोएम में लिखिएगा, जाइलम में यह जल वहन करता है, फ्लोएम में लिखिएगा यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और इसका दूसरा लिखिए यह मृत ऊतक होता है, जबकि इसका दूसरा लिखिएगा यह जीवित ऊतक होता है। बस लिखिए इतना। 8 नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि सेट 1 में 10 प्रश्न ही आएंगे, और ऐसे करके हम 5 सेट करेंगे, और तीनों विज्ञान का मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और पूरी संभावना है कि 2026 में यह रॉकेट जैसे काम करेगा। देखिएगा 2026 में एरो देखिएगा कहाँ जा रहा है, 400 प्लस। तो देखिए केवल कहने से, केवल लिख देने से नहीं होता है, आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मेहनत का दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको मग्न और दिल से काम करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि अगर आप इस क्लास में आए हैं तो यह सोच के आए होंगे कि इस क्लास में आने से पहले यह सोच लिए होंगे कि हम कठिन परिश्रम करेंगे, क्योंकि जब आपका सामने वाला शिक्षक जब इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी, जब टीचर मेहनत कर रहा है तो बच्चों को उससे कम से कम 1.5 या 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। यह तय कर लीजिएगा, करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कीजिएगा ज़रूर, विश्वास कीजिएगा कि कुछ समय बाद ये चीज़ आपको याद रहेगा, क्योंकि दुनिया जैसे दिख रहा है वैसे होगा नहीं, क्योंकि समय जब बदलेगा ना, इंसान बदलने लगता है, तो समय के साथ इंसान बदलना भी चाहिए। अब वो बचपना नहीं रह गया जिस बचपना में हम लोग खेला करते थे। अब क्लास 10वीं में आप आ गए हो, आप क्लास 10वीं में आ गए हो, अगर वही बचपना आज भी करिएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो बचपना दूर कीजिए और कुछ थोड़ा सा सोच बढ़ाइए, सोच थोड़ा सा ऊपर कीजिए और अपने को कुछ मतलब बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और आपके साथ जो प्रश्न दिख रहा है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? इसके 2 अंगों का नाम लिखना है आपको। तो आपको तो पता होगा उत्सर्जन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना अगर खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप गन्ना खा रहे हैं, तो गन्ना तो खाए अच्छी बात है, तो गन्ना का केवल रस ही तो पीते हैं। रस चूसने के बाद क्या करते हैं, उसका जो सिंगटी बचता है उसको तो बाहर फेंक देते हैं। तो आपका उत्सर्जन हो गया ना, आपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर कर दिया। तो आपने जो भोजन खाया, भोजन आप खाते हैं सुबह या शाम, जो भी आप सुबह या शाम जो खाते हैं, जो पाचन योग्य हैं, अगर आपका खाना पच गया, उसको जो ज़रूरी आवश्यक तत्व था वो तो शरीर को मिल गया, लेकिन जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ जाएगा, उसका अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएगा? आपका जवाब होगा वेस्ट पदार्थ मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही है, वेस्ट पदार्थ तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब कह रहा है आगे प्रश्न कि ऐसे 2 अंग का नाम लिख दीजिए।
तो वेस्ट पदार्थ का अंग का नाम लिख देना। अब बताइए वेस्ट पदार्थ के अंग का नाम आप गुर्दा लिख सकते हैं, किडनी नहीं लिख सकते हैं, किडनी लिख दीजिए, और दूसरा फेफड़ा लिख सकते हैं इत्यादि। तो बस जितना कह रहा है उतना ही लिखिएगा। तो उत्सर्जन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, लिखिएगा। सभी सजीवों में, इसका आंसर लिखिएगा, सभी सजीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, चाहे क्रिया के फलस्वरूप, सभी सजीवों में विभिन्न उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन होता है या उत्सर्जन कहलाती हैं। लिखिएगा, उत्सर्जन क्या है, इसके दो अंगों के नाम लिखें। आपने तो उत्सर्जन लिख लिया कि उत्सर्जन सभी सजीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक विष्ट पदार्थ जो बनते हैं, वह विष्ट पदार्थ को हम शरीर से जब त्याग करते हैं मलमूत्र के माध्यम से, वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। और दो अंगों के नाम, तो यहाँ से लिखिएगा, इसके दो अंगों के नाम निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, आप क में लिख सकते हैं वृक्क, गुर्दे लिख सकते हैं, चाहे गुदा भी लिख सकते हैं। ख में आप लिखिएगा फेफड़ा लिख सकते हैं, फेफड़ा, किडनी के लंग, इंग्लिश में किडनी और इसका इंग्लिश लंग। इतना ही कह रहा है प्रश्न आपका, 9 नंबर प्रश्न आपका इतना ही कह रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, आपका ऊपर कर देते हैं, अगर दिखाई नहीं देगा तो बता दीजिएगा। चलिए इतना तो मेरे ख्याल से दिखाई दे देता होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बता दीजिएगा। और आज का हमारा सेट का अंतिम प्रश्न आपके सामने उपस्थित होने वाला है, और आप में जुनून होना चाहिए कि हमारा अगला प्रश्न क्या आने वाला है। सोचिएगा, अगला प्रश्न बहुत आसान, बहुत लाजवाब प्रश्न आने वाला है। परागण क्या है? बहुत आसान है। परागण क्या है? परागण क्या है? तो परागण होता है कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका पर जाती है, उसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। और परागण दो, मुख्य रूप से परागण दो प्रकार की होती हैं। लिखिएगा नहीं अभी, जो परागण होती है, लिखिएगा नहीं, जो परागण होती है वह दो प्रकार के मुख्य रूप से होती है। एक स्वपरागण, एक पर मतलब दूसरा परागण, पर परागण। तो स्वपरागण होता है जो अपने कुल के मतलब
फूल, कोई फूल होता है अपने कुल पे जाता है, आई दूसरे कुल पे जाता है, मतलब दूसरी जगह चला जाता है, पर परागण। और स्वपरागण होता है जो अपने कुल की वर्तिका पर जाता है। तो इसमें आगे पढ़ना है, लेकिन परागण से समझ में आपको आ गया होगा भाई। चलिए 1 मिनट इसको हटाने दीजिए, इरेज हो जाने दीजिए। लिखिएगा इसका प्रश्न, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। पराग कोश से परागकण निकलकर, परागकण निकलकर, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, यही परागण कहलाता है। तो उस क्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। लिखे, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। इस सेट का यह आखिरी प्रश्न था। आप लोग अपने जोश को बनाए रखिएगा, और हम एक ही बात कहते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि कभी भी प्रश्न को बिना प्रैक्टिस किए हुए आप अगर करके जाइएगा, वहाँ पछतावा के अलावा कोई उपाय नहीं। आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर राइटिंग की जो समस्या है वह दूर कब होगा, जब आप लिखिएगा तब न होगा। हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा ठीक होगा, आप लिखिएगा आपका ठीक होगा। अभी इस बात को समझते हैं। तो इस प्रश्न को उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिखे होइएगा, और हम जाते जाते यह कहेंगे कि इसका जो पार्ट 2 आने वाला है वह 11 से ही आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा अगला जो प्रश्न भी होगा 11 नंबर ही होगा, ठीक है। तो हम जाते जाते आपसे एक बहुत अच्छी सलाह की बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 दिन से ज़्यादा नहीं बचा है। इसमें चुपचाप किसी का कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप सिलेबस के अनुसार, क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है उसको, ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। अब एक दिन हमारा यह प्रश्न रहेगा, हमारा एक वीडियो भी आएगा कि क्या क्या चैप्टर पढ़े या क्या क्या छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि अंतिम टाइम में सब चीज़ पढ़ लेना। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान देना है, अब बाकी प्रश्न को केवल देख लेना है, बात खत्म। वीडियो आपको सामने बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तो चलते चलते आपसे आखिरी बार कहेंगे कि अगर इस क्लास में पहली बार आए हैं तो यह जो परिवार है RDS परिवार, आप भी इस परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए। धन्यवाद।